है। आप लोगों को भी ये बता रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी को अपने को बैकवर्ड मानने में बहुत दिक्कत है। देश भर में वैसे ओबीसी को बैकवर्ड ही कहा जाता है। भारत सरकार ने जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाया उसका नाम रखा नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन, यही है ना। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन का अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे तो उसका अर्थ होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये आयोग किसके लिए है? शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है, ओबीसी के लिए है नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो इसका मतलब यह है कि भारत सरकार ओबीसी को पिछड़ा मानती है, बैकवर्ड मानती है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बैकवर्ड है उनको ही रिजर्वेशन है, जो बैकवर्ड नहीं है उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था संविधान के अंदर में नहीं है। मगर ओबीसी की क्या समस्या है? हम फॉरवर्ड भी हैं और हमें रिजर्वेशन भी चाहिए। ओबीसी के चूंकि लीड करने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हमारी समस्या क्या है कि हम फॉरवर्ड हैं और हमें रिजर्वेशन चाहिए। जब हम मन से फॉरवर्ड हैं और फिर रिजर्वेशन हमको चाहिए तो हम लड़ाई नहीं लड़ पाते, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता हमें ही रिजर्वेशन क्यों चाहिए। तो हम तालुका से चुपके से सर्टिफिकेट निकालते हैं, नौकरी के लिए लगाते हैं, नौकरी लेकर घर में बैठ जाते हैं, और जब समाज में ओबीसी के नाम पर लड़ाई लड़ने का मामला आता है तो हम समाज में ओबीसी के नाम पर ओबीसी के लोग दिखाई नहीं देते, ओबीसी का फायदा लेते हैं, मगर ओबीसी के नाम पर लड़ाई के समय समाज में दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो लोग हमें बैकवर्ड समझ लेंगे कि हम आरक्षण वाले हैं, कोटे वाले हैं, तो ये तो। और इसका एक कारण ये भी है कि उनको ये जानकारी भी नहीं है कि रिजर्वेशन किस लिए दिया गया, क्यों दिया गया, क्यों हमें रिजर्वेशन चाहिए। तो वो समाज में अपने को जस्टिफाई करने की स्थिति में भी नहीं, क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं है। लोकतंत्र में जानकारी ही हथियार है। तलवार का जमाना गया, तोप का जमाना गया, अभी तो बोली ही बोली की तरीके से काम करती है। आप कैसी बोली बोल रहे हैं वही आपके समर्थन में भी लोगों को खड़ा कर सकती है और आपके विरोध में भी लोगों को खड़ा कर सकती है। आपकी जुबान ही बहुत कुछ करवा सकती है। लोकतंत्र तो जुबान के दम पर ही चलता है। एक एक नारे पूरे देश का राजनीति बदल देते। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ओबीसी समाज को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको समझना जरूरी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ समझे समझाए, क्योंकि हमारी मीटिंगों में जो लोग आते हैं वो पहले से कुछ ना कुछ समझदार है, इसीलिए आते हैं। वो समझे नहीं होते तो यहाँ तक नहीं आते। जो नहीं समझा है वो आता नहीं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नहीं समझा है उसको समझाना जरूरी है। अपने लोग नारा एक लगाते हैं, ओबीसी शेर है बस जागने की देर। मैंने उन नारा लगाने वाले अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि रामायण में कुंभकर्ण ये पात्र है, वो 6 महीने तक सोते थे और 6 महीने बाद जग जाते। अपना ओबीसी 75 साल में नहीं जगा। इसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है कब जगेगा। कुंभकर्ण का तो कम से कम 6 महीने की टाइम लिमिट थी कि 6 महीने बाद कुंभकर्ण जग जाएगा, मगर ये ओबीसी की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो 500 साल तक इंतजार करें क्या इसको जगने के लिए? आप नारा लगा रहे हो ओबीसी शेर है बस जागने की देर है, तो 500 साल तक इंतजार करें क्या इसको? ना हम रहेंगे ना नारा लगाने वाले रहेंगे। तो इसलिए हमने कहा इसमें थोड़ा परिवर्तन करो, इस नारे में थोड़ा बदलाव करो। तो क्या बदलाव करो? हमने कहा एक मात्रा का बदलाव। मात्रा का बदलाव क्या है? ओबीसी शेर है बस जगाने की देर है। क्या बात। एक मात्रा जो जा के ऊपर लग रही थी उसको गा के ऊपर लगा दो। ओबीसी शेर है बस जगाने की देर। जब ये नारा हम लगाते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग आती है कौन जगाएगा? तो हम जग गए हैं इसलिए हम ही जगाएंगे। हमारी ड्यूटी है
हमारी जिम्मेदारी है, हम समाज को दोष नहीं दे सकते हैं, हमें अपने ऊपर ये जिम्मेदारी आयत करनी होगी कि हमें ही जगाने का काम करना होगा, जिसके तहत मैं घूम रहा हूं। मैं भी यूपी गवर्नमेंट में जॉब में था, मुझे भी कोई जरूरत नहीं थी, मेरी इतनी उम्र भी नहीं हुई कि मुझे BRS मिल जाता, पेंशन मिलती, तो मैंने जॉब को छोड़ा तो पेंशन भी नहीं मिलती मुझे, मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया 6-7 साल की जॉब को, इसलिए कि मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं जागृत हूं तो फिर दूसरे को कैसे उम्मीद करें कि दूसरा जागृत करेगा। अगर मुझे ये बात समझ में आई कि OBC को जागृत करना जरूरी है, ये जिम्मेदारी भी खुद ही लेनी पड़ेगी, कौन करेगा इसको। भगत सिंह पड़ोसी के घर में पैदा हो, ऐसी सोच रखने से तो कोई परिवर्तन संभव है नहीं। भगत सिंह हमें ही बनना पड़ेगा, ऐसी सोच रख करके कोई परिवर्तन हो सकता है। तो इसलिए जो यहाँ समझे समझाए लोग बैठे हुए हैं, आप लोग कोशिश भी कर रहे हैं, तो जो लोग नहीं समझे हैं उनको ये बात समझाने की जरूरत है कि हम बैकवर्ड हैं, ये पहले स्वीकार करना पड़ेगा, पहले स्वीकार करना पड़ेगा हम बैकवर्ड हैं। नहीं तो OBC के लोग क्या सोचते हैं, शेड्यूल ट्राइब वाले बैकवर्ड हैं, हम बैकवर्ड नहीं। संविधान निर्माताओं ने पहले तय किया कि शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड, फिर तय किया शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड, फिर कहा नहीं ये दो तो बैकवर्ड हैं, इनके अलावा भी कुछ बैकवर्ड हैं जो शेड्यूल कास्ट में नहीं है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं है। वो कौन है? वो अदर बैकवर्ड है जिन्हें OBC कहा जाता है, जो शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, शेड्यूल ट्राइब भी नहीं है, मगर फिर भी वो बैकवर्ड है, वो अदर बैकवर्ड है। जो अदर बैकवर्ड है उनको भी स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो भी पिछड़ गए हैं, उनको भी राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है। तो राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल व्यवस्था होनी चाहिए। संविधान में लिखा इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, संविधान के सामने सभी बराबर। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा क्या इतना लिखने से मामला सही हो जाएगा? उन्होंने सोचा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ केवल लिखने से कि संविधान के सामने सभी लोग बराबर हैं, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, केवल ऐसा लिखने से क्या जो बैकवर्ड लोग हैं वो सबके बराबर हो जाएंगे? तो संविधान निर्माताओं ने समझ लिया नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सोचा इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि ये भी बराबरी में खड़े हो जाए, तो कहा इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना। तो ये जो रिजर्वेशन है ये स्पेशल ट्रीटमेंट है, क्योंकि उनको पता है कि जिस जाति व्यवस्था, जिस वर्ण व्यवस्था, जिस समाज व्यवस्था की वजह से ये बैकवर्ड हो गए, आजादी के बाद सत्ता उन्हीं के हाथ में जाने वाली है। जिनके हाथ में जिनकी वजह से ये बैकवर्ड हो गए, उन्हीं के हाथ में सत्ता जाने वाली है, वो इनको अपने बराबर में खड़ा करेंगे। संविधान में तो हम लिख रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, मगर क्या वो इनको अपने बराबर में खड़ा करेंगे? तो संविधान निर्माता ये समझते थे कि वो नहीं खड़ा करेंगे इनको अपने बराबर में, इसलिए इनको स्पेशल व्यवस्था दो ताकि ये भी बराबर में खड़े हो जाए। इसलिए संविधान में स्पेशल ट्रीटमेंट के तौर पर रिजर्वेशन है। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो हमारे घर में 5 आदमी हैं, एक आदमी बीमार हो गया, कमजोर हो गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको कहा कि इसको बहुत कमजोरी आ गई, विटामिन की गोली इसको लिखना पड़ेगा, ताकत का इंजेक्शन भी इसको लगाना पड़ेगा, फिर इसको एप्पल भी खिलाओ, चीकू भी खिलाओ, अंजीर भी खिलाओ, और अगर नॉनवेज खाता है तो नॉनवेज भी खिलाओ ताकि ये जल्दी से रिकवर। अब घर में 4 मेंबर और, अगर वो इस बात के लिए हल्ला मचाना शुरू कर दे, अरे इसको विटामिन की गोली क्यों, इसको चीकू क्यों, इसको अंजीर क्यों, अगर ये हल्ला मचाना शुरू कर दे तो क्या ये न्याय संगत है? ये न्याय संगत नहीं। तो घर के सारे सदस्य क्या कहते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल खिलाना चाहिए, वो एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं उसका। क्यों? क्योंकि उनमें अपनापन है कि हमारे परिवार का आदमी है, अगर ये स्वस्थ हो जाएगा, कल ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, तो हम सब मिलकर काम करेंगे तो परिवार का विकास होगा। जैसे परिवार है वैसे देश है। परिवार एक छोटी इकाई है, देश एक बड़ी इकाई। तो देश में भी ये सोच होनी चाहिए
जो स्वस्थ हैं, जो लोग अगड़े हुए हैं, आगे हैं, उनके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि जो बैकवर्ड रह गए समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था की वजह से, अगर उनके लिए संविधान ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ उनको दिया जाए, ताकि वो भी स्वस्थ होकर के मुख्य धारा में शामिल हो जाएं और हम सब मिलकर के काम करें तो देश का विकास होगा। अगर ऐसी सोच आजादी के 75 साल में जिन लोगों के हाथ में देश की सत्ता और व्यवस्था आई उनके अंदर होती तो आज हमें ये लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती, मगर ऐसी सोच उनके अंदर नहीं है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनके बाप दादा, उनके पूर्वजों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई, और जब उनके पूर्वजों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई, अपने को ऊपर रखा, दूसरे लोगों को नीचे रखा। भागवत जी ने अभी 2-4 दिन पहले मीटिंग में कहा कि जाति व्यवस्था पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई। तमाम उनकी जाति बिरादरी के लोगों ने बड़ा विरोध किया कि तुम कह रहे हो ब्राह्मणों ने बनाई। तो उन्होंने सफाई दिया कि नहीं, हम ब्राह्मणों को नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं पंडित ने बनाई। पंडित का मतलब विद्वान होता है। भागवत जी ने सफाई दी। तो मैंने कहा भागवत जी की सफाई मान लेते हैं कि पंडित को विद्वान कहते हैं, मगर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, आजादी की लड़ाई में गांधी जी ज्यादा विद्वान थे या नेहरू जी ज्यादा विद्वान थे? मेरे दिमाग में सवाल पैदा हो गया भागवत जी के बयान के बाद में। गांधी जी ज्यादा विद्वान थे या नेहरू जी ज्यादा विद्वान थे? अगर विद्वान को पंडित कहा जाता है फिर तो गांधी जी के नाम के आगे पंडित लगना चाहिए था। मुझे तो यही जानकारी है, गांधी जी ज्यादा विद्वान थे, मगर हमेशा नेहरू जी के नाम के आगे ही पंडित लगा, कभी भी गांधी जी के नाम के आगे पंडित नहीं लगा। गांधी जी भी बैरिस्टर थे, जिन्ना साहब भी बैरिस्टर थे, पटेल साहब भी बैरिस्टर थे, नेहरू जी भी बैरिस्टर थे, सारे बैरिस्टर थे। पंडित केवल पंडित नेहरू के सामने लगा, दूसरे किसी के सामने पंडित नहीं लगा। हमारे उत्तर भारत में तो आप पंडित बोलो तो ब्राह्मण ही मानते हैं, बाकी कुछ नहीं। सही बात। पंडित का मतलब ब्राह्मण ही मानते हैं, मगर उन्होंने कहा नहीं, पंडित का मतलब विद्वान होता है। थोड़ी देर के लिए भागवत जी की बात को मान लेते हैं, पंडित का मतलब विद्वान होता है। अब सवाल ये, एक बात कंफर्म हो गई, किसी मूर्ख आदमी ने जाति व्यवस्था नहीं बनाई, विद्वान व्यक्ति ने जाति व्यवस्था बनाई, इतना कंफर्म। अब दूसरी बात पता लगाना को विद्वान व्यक्ति किस जाति का विद्वान था, ये तो कंफर्म हो गया। अब वो विद्वान व्यक्ति किस जाति का था, ये सवाल पैदा हो गया। अब कोई विद्वान व्यक्ति जब कोई व्यवस्था बनाएगा, कोई सिस्टम बनाएगा, तो लात जूता खाने के लिए अपने को नीचे रखेगा। मान लो हम विद्वान हैं, हम कोई सिस्टम बना रहे, हम अपने लोगों को नीचे रखेंगे उस सिस्टम में? तो संभव नहीं है। कोई विद्वान आदमी कोई सिस्टम बनाएगा तो अपने को नीचे नहीं रखेगा। तो जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, वैसे ओबीसी मानते हैं हम सबसे ऊपर। तो क्यों मानते हैं? उसका कारण क्योंकि ये जो व्यवस्था है ये सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। सीढ़ी जानते हैं ना आप? सीढ़ी के बीचों बीच में खड़े हो जाओ, जैसे हम ओबीसी के लोग खड़े हैं। ये जो समाज व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, इसमें ओबीसी कहाँ खड़ा है? ना एकदम ऊपर है ना एकदम नीचे, बीचों बीच में खड़ा हुआ। जब बीचों बीच में हम खड़े होते हैं सीढ़ी पर, तो हम नीचे की तरफ देखते हैं। ओबीसी बीचों बीच में खड़ा होकर के कहाँ देखता है? नीचे की तरफ देखता है। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो उसको दिखाई देता है हम सबसे ऊपर है। ऐसे देखिए, अगर ऊपर की तरफ एक बार तब उसको पता चलता है हमारे ऊपर भी है। और जब तक ऊपर नहीं देखता तब तक उसको क्या लगता है? हम ही सबसे ऊपर है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या के जड़ में ये सिस्टम है। आज जिस समस्या के लिए आरक्षण का सहारा लेना पड़ रहा है हम लोगों को, इस समस्या की जड़ में ये समाज व्यवस्था है जो कि ब्राह्मणों ने बनाने का काम किया, और उस व्यवस्था में हमको बीच में खड़ा किया, मतलब अपने से नीचे रखा। अगर हमारे लोगों ने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई होती तो इस सिस्टम में अपने को ऊपर रख लेते। कोई बनाने वाला आदमी इतना मूर्ख नहीं हो सकता
कि अपने को ही लात जूता खाने के लिए नीचे रखेगा। तो उन्होंने बनाई और उन्होंने हमारे लोगों को नीचे रखा, और इसकी वजह से हम लोग पिछड़ गए। जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था की वजह से, अवसर की समानता ना होने की वजह से हम लोग पिछड़ गए। हमारे पास योग्यता नहीं है, इसकी वजह से हम पिछड़ गए, ये बात सही नहीं है। या हम लोग मेहनत नहीं करते, इसकी वजह से हम पिछड़ गए, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी स्थिति में हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं। हम क्यों पिछड़ गए? क्योंकि हमें पर्याप्त अवसर नहीं मिला, क्योंकि जिन लोगों के दिमाग में ये फितूर है कि नहीं हमें ही ऊपर रहना चाहिए, वो दूसरे लोगों को दबाकर रखना चाहते हैं कि ये ऊपर आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो कहीं हम नीचे ना हो जाए। इसकी योग्यता ज्यादा निकलेगी तो ये ऊपर आ जाएगा, हम नीचे आ जाएंगे। तो वो हमको अवसर ही नहीं देना चाहते, और अवसर ना देने की वजह से हम बैकवर्ड हो गए। अवसर ना मिलने की वजह से हम बैकवर्ड हो गए। तो संविधान निर्माता इस बात को समझते थे कि इनको अवसर भविष्य में भी ये लोग देने वाले नहीं हैं, तो इनको अवसर संविधान ही देगा। ये लोग इनको अवसर देने वाले नहीं है, इसलिए संविधान ही इनको अवसर दे। 1848 में इस लड़ाई को ज्योतिबा फुले ने शुरू किया। सबसे पहले रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट दिया वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने। उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का और पहले रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन करने का काम छत्रपति साहू महाराजा ने किया। और जब उन्होंने अपने राज्य में रिजर्वेशन लागू किया तो ब्राह्मण लोग महाराज के पास पहुंच गए। महाराज को कहा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आपका राजपाट चौपट हो जाएगा, आप कहाँ इन लोगों के चक्कर में पड़े हुए हो। तो महाराज बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, वो प्रैक्टिकल ही समझा। तो उन्होंने अपने नौकरों को आदेश दिया कि एक जगह चने का ढेर लगा, सारे घोड़ों को खोल। जो मजबूत घोड़े थे वो तो मस्ती में खा रहे थे चने को, जो थोड़ा कमजोर घोड़े थे वो मौका देखते थे, झपटका लगाते थे, मुंह में जितना आता था लेकर के पीछे खड़े होकर खाते थे। जो निरीह और कमजोर टाइप के घोड़े थे वो पीछे से खड़े होकर केवल देख रहे थे, उनकी औकात नहीं हो रही थी कि वो अपने हिस्से का चना उस चने के ढेर से ले ले। तो जो ब्राह्मण लोग गए थे साहू महाराज के पास में, उन्होंने कहा इससे तो ये खाने के बगैर ही मर जाएंगे कमजोर घोड़े। महाराज ने कहा यही तो रिजर्वेशन है। महाराज ने उनको कहा यही रिजर्वेशन है। हम जानवरों के साथ न्याय करते हैं तो इंसानों के साथ भी न्याय करेंगे, और सबके साथ न्याय हो इसलिए रिजर्वेशन लागू किया हुआ। महाराज के राज्य के कर्मचारी ही महाराज के पास पहुंच गए, बोले ये सब योग्य नहीं है जिनको आपने भर्ती किया है रिजर्वेशन में। आज भी कहते, तब भी कहते। महाराज ने कहा ठीक है योग्य नहीं है, तुम्हारा ऐसा कहना नहीं, तुम लोग योग्य हो। ब्राह्मण कर्मचारियों ने कहा हम लोग तुम्हारा योग्य है, ऐसा है तुम इन लोगों को योग्य बना। इतने दिन के अंदर योग्य नहीं बना पाओगे तो हम ये मानेंगे तुम योग्य नहीं हो, तुम्हें निकाल देंगे। तो कर्मचारी कुछ दिन बाद आए वापस, महाराज हमने सबको योग्य बना दिया, सब योग्य। तो ये रिजर्वेशन का लंबा इतिहास है। जिन लोगों ने जो समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था बनाई, उसकी वजह से हम लोगों को पीछे ढकेलने का काम किया। वो लोग नहीं चाहते कि ये लोग मुख्य धारा में आए, और इसलिए संविधान में स्पेशल व्यवस्था देने का काम किया। ये तो इस तरीके से रिजर्वेशन को समझा जा सकता। अभी दूसरा तरीका, मान लो देश में लोकतंत्र है। अब 1 अरब से ज्यादा की जो देश की आबादी है वो एक जगह बैठकर तो फैसले नहीं कर सकती। जनता का राज है, मगर यदि ये कहा जाए कि सारी जनता एक जगह बैठेगी फिर फैसले होंगे तो ये संभव नहीं है। तो इसके लिए रास्ता निकाला गया लोकतंत्र चलाने का कि जनता के प्रतिनिधि चुनकर जाए। तो एक तो इलाके वाइज प्रतिनिधि हो गए कि चलो भाई ये अंबाजोगाई है तो यहाँ से कोई आमदार चुन के जाएगा, कोई खासदार चुन के जाएगा, कोई औरंगाबाद से चुनकर जाएगा, कोई पूना से चुनकर जाएगा, कोई नागपुर से चुनकर जाएगा। ये हो गया भौगोलिक दृष्टि से कि हर क्षेत्र के प्रतिनिधि चुनकर जाने चाहिए।
मगर संविधान निर्माताओं ने सोचा जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था की वजह से इतना ज्यादा पिछड़ गए हैं, अगर उनके प्रतिनिधि नहीं जाएंगे तो इनका क्या होगा। इसलिए शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन है, ओबीसी को होना चाहिए था। मगर दुख की बात है ओबीसी तब भी जागृत नहीं था, आज भी जागृत नहीं है, ये दुख की बात है और इसलिए आज तक नहीं मिल पाए। तो इसलिए उधर भी रिजर्वेशन दिया। फिर संविधान निर्माताओं ने सोचा चलो कानून बन गया, इनके लोग गए वहां पार्लियामेंट में, कानून बना लिया। मगर कानून पर अमल करने वाले जो अधिकारी होते हैं, अगर वो इन वर्गों से नहीं रहेंगे तो क्या सही तरीके से इनके फेवर में इंप्लीमेंट होगा। संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं, वहां भी इनके लोग होने चाहिए। तो आईएएस अधिकारी से लेकर चपरासी तक इनका आदमी होना है, क्योंकि एक बाबू भी अगर चाह ले तो आपको कम से कम 1 महीने तक ऑफिस के चक्कर लगवा सकता है। ऊपर के अधिकारी सारे आर्डर करते रहे, एक बाबू आपको 1 महीने तक चक्कर लगवा सकता है। 1 महीने बाद आप निराश हो जाओगे कि 1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो घर बैठ जाओ। तो इसलिए क्लास 1 से लेकर आईएएस से लेकर नीचे तक का रिजर्वेशन देने का काम किया। फिर ये देखा कि कुछ ऐसी पोस्ट है जहां अनुभव के आधार पर लोग प्रमोट होकर के ही जाते, वहां कैसे पहुंचेंगे वंचित समाज के लोग। तो कहा रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी होना चाहिए। तो ये सारा सिस्टम जो दिया गया, ये सारा सिस्टम सोच समझ कर दिया गया। ये कोई ना तो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, ना ये रोजगार गारंटी योजना है रिजर्वेशन। ये बात पहले ओबीसी के लोगों को खास तौर से समझ लेना चाहिए। एससी एसटी के लोग तो बहुत दिन से रिजर्वेशन के सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो उनको बहुत सारी बातें समझ में आती, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगते रहता है, कोटे का आदमी है, कोटे का आदमी है, कोटे का आदमी है। तो उसका जवाब देते देते बहुत धक्के मुक्के खा लिए, बहुत ज्यादा ये कर लिए, तो उनको अभ्यस्त हो गए, उनको बहुत सारी जानकारी हो गई जवाब। ओबीसी अभी नया नया रिजर्वेशन कैटेगरी वाला है तो वो जो है उसके पास जवाब देने की क्षमता ना होना ये एक बड़ा कारण है जो खुल करके मैदान में नहीं आता, क्योंकि जवाब देने की क्षमता होनी चाहिए ना। मान लो 10 लोग आपके ऊपर टूट पड़े, अरे भाई पटेल जी आप तो रिजर्वेशन की पैरवी कर रहे हो, रिजर्वेशन से ये नुकसान हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है, मेरिट का लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, 10 सवाल झड़ी लगाए। हमारा आदमी को उतनी जानकारी नहीं है, उसका जवाब वो छुपा नहीं रहेगा तो क्या करेगा, वो सोचेगा मैं बोलूंगा, अगला मुझसे सवाल करेगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो छुपा रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र में जानकारी हथियार होती है। जैसे आज बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मेरिट, तो मेरिट नाम की कोई मेरिट होती है क्या? मेरिट नाम की कोई मेरिट है? मेरिट नाम की कोई मेरिट नहीं है। एक बात है, मेरिट 3 चीजों से मिलकर बनती है, बुद्धि, कार्यक्षमता और ईमानदारी। जो लोग 75 साल से एससी एसटी का कोटा नहीं भर पाए, ओबीसी का कोटा नहीं भर पाए, वो ईमानदार हैं। मेरिट के नाम पर वो बोलते नहीं हमारा ही चलना चाहिए, वो ईमानदार हैं। जब ईमानदार नहीं है तो मेरिट बन ही नहीं रही है। बुद्धि, कार्यक्षमता और ईमानदारी। बुद्धि भी तुम्हारे पास है, कार्यक्षमता भी तुम्हारे पास हो सकती है, मगर ईमानदारी नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कार्यक्षमता का उपयोग देश और समाज के विरोध में होगा, क्योंकि तुम ईमानदार नहीं हो। और 75 साल से यही हो रहा है, 75 साल से यही हो रहा है। दूसरा बात, ये कोई मेरिट तंत्र है क्या? मेरिट तंत्र है? मेरिट तंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि महत्वपूर्ण होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं प्रतिनिधिक सरकार कार्यक्षम सरकार से ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि हर समाज के प्रतिनिधि चाहेंगे तब लोकतंत्र चलेगा। तो ये बातें ओबीसी के लोग अगर समझाया जाए, उनको गांव-गांव में बिठाकर समझाया जाए, कैडर लगाए जाए, 2 घंटे 3 घंटे के कैडर लगाए। हम लोग 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का कैडर करते, 5 दिन का भी कैडर करते। अगर ये किए जाए तो ओबीसी को खड़ा किया जा सकता। और अगर एक बार ओबीसी खड़ा हो गया अपने अधिकारों को लेकर तो देश में भूचाल आ जाएगा, गारंटी से बोल रहा हूं। सारा अफरा तफरी मच जाएगा, क्योंकि जो लोग 75 साल से राज कर रहे हैं, क्या
एक ही डमरू बजा रहे हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। 75 साल से दूसरा कोई डमरू बज ही नहीं रहा है, एक ही डमरू बज रहा है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। एक पार्टी कहती मैं सेकुलर हूँ, एक पार्टी कहती मैं कम्युनल। ना कम्युनल वाले को ओबीसी की बात करने की जरूरत है, ना सेकुलर वाले को ओबीसी की बात करने की जरूरत है। उसको कम्युनल के नाम पर वोट मिलेगा, उसको सेकुलर के नाम पर वोट मिलेगा, ओबीसी की बात करने की क्या जरूरत है। जो ओबीसी अपने को ज्यादा कम्युनल समझेगा वो कम्युनल वाले के साथ चला जाएगा, जो ओबीसी अपने को सेकुलर समझेगा वो सेकुलर के साथ चला जाएगा, मुसलमान सेकुलर के साथ चला जाएगा। दोनों को बेनिफिट होगा। दो आइडियोलॉजी देश में काम कर रही है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है। ओबीसी एससी एसटी के मुद्दे उठाने की किसी को जरूरत नहीं लग रही। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए लिखा। बहुत सारे ओबीसी को ये भी नहीं पता, दुख का विषय है मगर नहीं पता है। मैं तो ओबीसी के लोगों को पूछता हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ाते तो हमारा चेहरा ऐसे देखते, पढ़े लिखे लोग, जैसे मैं कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कोलंबिया यूनिवर्सिटी का कोई लेटेस्ट रिसर्च के बारे में उनसे पूछ रहा हूं, ऐसे चेहरा देखते हैं। अच्छा, तो जिसकी वजह से आपको 27% मिल रहा है, उसमें आपके लिए और क्या लिखा है जो आपको नहीं मिला? ये कैसे पता चलेगा? जब आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा। चुपके से तहसील से सर्टिफिकेट निकालने का, नौकरी में लगाने का, लेके चुपचाप घर में बैठने का, तो आज तो आपको मिल गया, कल आपके बच्चों को मिलने वाला नहीं है। आज आपको मिल गया, वो दूसरे लोगों ने लड़ाई लड़ी, आपको मिल रहा है, मगर कल आपके बच्चों को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आज आप लड़ाई नहीं लड़ रहे हो, कल आपके बच्चों को नहीं मिले। कालेलकर कमीशन, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण यह था कि नेहरू जी ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे मैं दुखी हूं, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। तब दबाव में आकर के नेहरू जी ने काका साहब कालेलकर कमीशन बनाया। कितने देश में ओबीसी के लोगों को पता है डॉक्टर अम्बेडकर के इस्तीफे के दबाव में आकर के नेहरू ने कालेलकर कमीशन बनाया। कालेलकर कमीशन बना, कौन सी चिड़िया का नाम है ये भी देश में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, फिर नेहरू जी ने पार्लियामेंट में घोषित कर दिया, हम लागू नहीं किया। नेहरू के बाद इंदिरा जी ने लागू नहीं किया। लगातार मामला चलता रहा, जनता पार्टी की सरकार आई, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपना घोषणा पत्र में लिखा था कि हम काका साहब का लेकर कमीशन लागू करें। मगर जब सांसदों ने सवाल पूछा, एक राम उदय यादव थे, बिहार सांसद थे, उन्होंने पूछा क्या है आप सारी बात कर रहे हो, ये घोषणा पत्र में है, इसकी बात कब करोगे काका साहब का लेकर कमीशन लागू किया जाए? कहा हर वादा पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, हर वादा पूरा करने के लिए नहीं किया जाता, जुमला होता है। और राम उदय यादव बहुत जिद्दी आदमी और बहुत लड़ाकू आदमी थे, तो उन्होंने कहा जब तक ये पूरा नहीं करवा लूंगा पार्लियामेंट में कदम नहीं रखूंगा। हंगामा शुरू हो गया तो उन्होंने सोचा पता नहीं कितने दिन सरकार चले, मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बहाना बनाया कि देखो नेहरू जी ने बनाया था काका साहब कालेलकर कमीशन, अब वो पुराना हो गया है, इसलिए बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई है, इसलिए नए आयोग की जरूरत है और हम नया आयोग बनाए। तो उन्होंने बीपी मंडल साहब की अध्यक्षता में नया आयोग बनाया। बीपी मंडल साहब ने अपनी रिपोर्ट दिया, इंदिरा जी की सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर जनता पार्टी की सरकार, बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री, बीपी सिंह और देवीलाल में झगड़ा। ओबीसी एससी के जो सांसद थे उन्होंने बीपी सिंह साहब को कहा कि देखो हमारे नेता तो देवीलाल जी, मगर हम आपके साथ रहें इसके लिए हमें कुछ चाहिए। अगर आप ओबीसी को मंडल कमीशन लागू करते हो तो हम आपके साथ रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने समाज को बताएंगे मंडल कमीशन लागू किया तो हम इनके साथ। तो बीपी सिंह ने मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू किया। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू किया।
मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई और 31 ब्राह्मण वकील मिलकर मंडल कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट चले। 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला है। क्या फैसला है? 52% ओबीसी को केवल 27% रिजर्वेशन मिले, 27% में भी क्रीमी लेयर लगे, और जो जातियां स्टेट और सेंटर की कॉमन लिस्ट में हैं केवल उन्हें ही ओबीसी माना जाए। तो ये फैसला ओबीसी के समर्थन में था कि विरोध में? विरोध। 52 को 27 मिलेगा, ये समर्थन में है कि विरोध? विरोध। विरोध में। क्यों विरोध में है? क्योंकि शेड्यूल कास्ट को पहले से ही संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन था, शेड्यूल ट्राइब को पहले से ही संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन था। इसका मतलब संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को पहले से मानता है। संविधान के किसी आर्टिकल में नहीं लिखा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो ये कहानी किसने बनाई? ये कहानी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों ने बनाई, मनगढ़ंत कहानी बनाई कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, इसलिए SC ST को पहले से ही है, इसलिए जितना बच रहा है 50% में उतना ही तुमको मिल सकता है, उससे ज्यादा मिल नहीं सकता, ताकि तुम SC ST से ही लड़ो। उसके पीछे एक राजनीति और थी कि तुम SC ST से लड़ो, तुम्हें पता चले कि SC ST की वजह से तुम्हें पूरा नहीं मिल रहा, वो उधर ही लड़ो, इधर मत लड़ना, तुम्हारे हिस्से का खाएंगे हम, मगर लड़ना उधर SC ST से। विरोध में था, समर्थन में नहीं। फिर क्रीमी लेयर लगा दिया। क्रीमी लेयर कहने और सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कैसे? अमीर को नहीं मिलना चाहिए, गरीब को, कितना बढ़िया, सुनने में अच्छा लगा। अब प्रैक्टिकल करो इसमें। अभी मैं बीड़ से आया तो बीड़ में वो जो मंदिर है, क्या नाम, कंकालेश्वर, उनके जो पुजारी है वो भी ओबीसी। हाँ, उनके यहाँ चाय में पी रहा था तो उन्होंने बताया, मैं अपनी बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, 5 लाख रुपए साल के लगते। अब उनके पास 5 लाख रुपए साल के हैं और किसी तरीके से व्यवस्था करके दे रहे हैं तो पढ़ा। एक को नहीं पढ़ा रहे, कई को पढ़ा रहे, 2-3 बेटी। तो जिनके पास 5 लाख नहीं है वो कैसे पढ़ाए? 5 लाख तो फीस जमा करना पड़ता है, बाकी भी तो खर्चे तो नहीं पढ़ा पाए। जो नहीं पढ़ा पाएगा वो रिजर्वेशन का फायदा कैसे ले? जो नहीं पढ़ा पाएगा, आप कह रहे हो गरीब को मिलना चाहिए। पहली बात तो रिजर्वेशन कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, रिजर्वेशन है रिप्रेजेंटेशन, हर समाज का प्रतिनिधि जाना चाहिए। मगर चलो तुम कह रहे हो गरीब को मिलना चाहिए, तो गरीब को कैसे मिलेगा? जब वो अपने बच्चे को पढ़ा पाए। मैं नागपुर में किसानों के साथ मीटिंग में था तो मैंने किसानों को पूछा कि क्या आप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना सकते हो? उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं बना सकते। हमने कहा क्यों नहीं बना सकते? कहा डॉक्टर बनाने के लिए पहले नीट की कोचिंग करानी पड़ती है, कोचिंग कराने के लिए लाखों रुपए लगते हैं, कोचिंग कराने के बाद ये संभावना बनती है कि हमारा बेटा या बेटी नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा। जब पास करेगा फिर लाखों रुपए लगेंगे। मेरे पास तो कोचिंग कराने के ही पैसे नहीं है, तो बात की बात छोड़ दो, पहले तो कोचिंग कराने का ही पैसे नहीं है। हमने उनको कहा कि 75 साल में आजादी के इतना देश का विकास हो गया कि पहले किसान मजदूर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेते थे, अब बनाने की स्थिति में नहीं है। इतना विकास हो गया आजादी के 50 साल। तो हमारा ये समझाने के पीछे का मकसद है कि जो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन दिला सकता है, क्योंकि महंगी एजुकेशन जो दिला सकता है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रिमिनल है। और जो दिला नहीं सकता है हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, उसको रिजर्वेशन के दायरे में रखा गया है, मगर वो रिजर्वेशन इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो अपने बच्चे को हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन दिला ही नहीं सकता। तो रिजर्वेशन ऊपर से भी खत्म हो गया, नीचे से भी खत्म हो गया। इसलिए 92 के बाद जितनी नियुक्तियां हुई आप उठाकर देखो उसका इतिहास, तो क्या होता है? ओबीसी के उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले, वो 2 साल 3 साल तक उसको खाली रखा जाता है।
फिर एक कोई पंडित जी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, ज्ञानी आदमी वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाकर कहते हैं मिलाड बहुत दिन से ये पोस्ट खाली पड़ी हुई है, ओबीसी का आरक्षण के तहत ये पोस्ट भरी जानी थी, मगर ओबीसी का कोई उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिला है, इस वजह से देश का बहुत नुकसान हो रहा है, ये पोस्ट खाली पड़ी है, इसलिए आप ऑर्डर करें कि इसको जनरल से भर लिया जाए। वहां कौन बैठे महोदय, वो भी ऑर्डर करते हैं, हाँ भर लिया जाए, निकलता है, भर लिया जाता है, ओबीसी की पोस्ट गई। अगर यही वर्क करना था तो कम से कम ये करते कि चलो इसको नॉन क्रीमी लेयर्स अगर मिलता है तो नॉन क्रीमी लेयर से भरा जाए, अगर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी नहीं मिलता है तो क्रीमी लेयर ओबीसी से भरा जाए, वो भी एक हद तक न्याय संगत होता है। मगर ये भी नहीं किया, ये ना करने के पीछे षड्यंत्र था ओबीसी के कोटे पर डाका डाला जाए और वो डाका लगातार बढ़ रहा है। तो ये भी ओबीसी के खिलाफ में फैसला, मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी लागू नहीं हुई, ये सारा ओबीसी के खिलाफ था। मगर ये बात ओबीसी समझता कैसे कि ये हमारे खिलाफ में, इस पर अखबारों में आर्टिकल आते तो वो पढ़ता तो समझता, टीवी पर चर्चा होती तो समझता, रेडियो का जमाना था रेडियो पर चर्चा होती तो समझता कि ये हमारे खिलाफ में है। मगर ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर ये समझ गया हमारे खिलाफ में है तो फिर दिल्ली घेरेगा, दिल्ली नहीं घेरना चाहिए, दिल्ली घेरेगा तो इसके हिस्से की नौकरियां इसको देनी पड़े, ओबीसी के हिस्से की नौकरियां ओबीसी ले लेगा। अगर ले लेगा तो प्रशासन से ब्राह्मणों की जो पकड़ है वो खत्म। नौकरियों में अगर 52% ओबीसी आ जाए, एससी एसटी के लोग हैं, तो कब्जा एक क्षेत्र कैसे रहेगा ब्राह्मणों का, नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा ये खतरा है, लेकिन अगर हम इसका खुलकर विरोध करें कि ओबीसी को नौकरियों में 52% नहीं मिलना चाहिए तो और भी बड़ा खतरा है, ये जागृत हो जाएंगे, हमें वोट नहीं देंगे, हमारी सरकार नहीं बनेगी, दोनों खतरा है, आगे कुआं है पीछे खाएंगे। समर्थन करते हैं तो नौकरियों में इनका कब्जा होगा तो प्रशासन हमारे हाथ से जाएगा, विरोध करेंगे ये हमें वोट नहीं देंगे तो शासन हमारे हाथ से जाएगा, दोनों स्थिति खतरनाक है। तो तीसरी स्थिति क्या बनाई गई, ओबीसी को कहा गया कि अयोध्या में राम जी पैदा हुए, मैं वहीं कहा तो अयोध्या में राम जी पैदा हुए, मगर जहां राम जी पैदा हुए वहां मस्जिद है, मुसलमान मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं, इसलिए चलो है। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला, मोदी जी को उसका सारथी बनाया और कहा रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। पत्रकारों ने आडवाणी जी को पूछा कि आडवाणी जी वहां तो मस्जिद है, आप मंदिर कैसे बनाओगे? कहा ये देखना रामलला का काम है, हम तो केवल कह रहे हैं कि हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ये देखना रामलला का काम है। तो क्या हुआ, 16 नवंबर 92 को मंडल कमीशन का फैसला आया और 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिर गई। कितना दिन लगा? 20 दिन। अब ये हाथी ओबीसी है, ये हाथी जैसा समाज है, जिधर टक्कर मारता है उधर तो तहस नहस होता ही है। हम लोग तो इस कोशिश में है कि एक बार सही जगह टक्कर लगाए कम से कम ये ठीक जगह टक्कर लगाए तो हमारा मामला एक बार में ही दुरुस्त हो जाए। गिर गया, बाबरी मस्जिद गिर गई। जब बाबरी मस्जिद गिर गई तो ये चर्चा शुरू हो गई, मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा, जिसने गिराई इसको जेल होगा। बहुत बड़ी घटना थी ना, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, छोटी मोटी, क्योंकि मंडल कमीशन भी बहुत बड़ी घटना थी, उस पर बड़ा बवाल चल रहा था। तो अगर उसको उतनी बड़ी घटना को दबाना था तो उससे बड़ी घटना करना था, तो उससे बड़ी घटना बाबरी मस्जिद गिरा करके कर दिया ताकि मंडल ओबीसी समझ ही ना पाए हमें क्या मिला क्या नहीं मिला। मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ मंदिर बनाओ, तो मंदिर बनाओ में चला गया। विनय कटियार हमारे यहाँ के बहुत बड़े नेता थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कल्याण सिंह तो मुख्यमंत्री ही थे, उनकी कुर्सी चली गई। उमा भारती जी, परवीन भाई पोगड़िया, ऐसे तमाम लोग थे। मैं नागपुर में भाषण करके गाड़ी में बैठा, 2 आदमी हमको मिलने आए, उसमें एक आदमी ने कहा हम भी गए थे 6 दिसंबर तो हम समझ नहीं पाए कि हमारे मुद्दे को दबाने के लिए ये चाल चली जा रही है, ये ओबीसी समझ नहीं पाया।
और इसकी वजह से ये हुआ। चलो बाबरी मस्जिद गिर गई, मंदिर बन रहा है, मंदिर का ट्रस्ट बन गया, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में रखा गया। चलो हमने मंडल की लड़ाई नहीं लड़ी, लाखों नौकरियां हमने छोड़ दिया, मंदिर की लड़ाई हम लड़ गए। मंदिर में हिस्सा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? अब मंदिर में हिस्सा मिलना चाहिए, ये कौन बोलेगा? जो लोग उस समय लेके गए ओबीसी के लोगों को, विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर भाई खबड़िया, इनको बोलना चाहिए ना। कल्याण सिंह तो अब चले गए, मगर जब ट्रस्ट बना तब थे, नहीं बोले, उनको ही नहीं रखा। रखने का तो छोड़ो, मैं तो वहीं था जब शिलान्यास हो रहा था, भागवत जी गए थे, मोदी जी गए थे, हवा तक नहीं लगने दिया विनय कटियार को वहां। तो मैंने कहा भाई आरएसएस बीजेपी वालों, पूरे देश में 3,745 जातियां ओबीसी में हैं, पूरे देश से लोग गए थे। तुम अगर ये घोषित करना चाहते हो 3,745 जातियों में से एक भी अच्छा वाला हिंदू नहीं है ओबीसी में, तो ठीक है। मगर विनय कटियार भी अच्छे वाले हिंदू नहीं है, ये भी घोषित करना चाहते हो। कल्याण सिंह भी अच्छे वाले हिंदू नहीं है, ये भी घोषित करना चाहते हो। उमा भारती भी अच्छे वाले हिंदू नहीं है, ये भी घोषित करना चाहते हो। अजीब बात है, तुम अपनी पार्टी के लोगों को ही कह रहे हो कि अच्छे हिंदू नहीं। और महाराष्ट्र के शिवसेना वाले भी तो बहुत लड़ाई लड़े मंदिर की, उनमें से भी एक को रख लेते कम से कम। चलो उद्धव साहब को कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने तो हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया, तो चलो उनके ग्रुप का नहीं रखेंगे, तो शिंदे साहब के ग्रुप का एक आदमी रखेंगे, किसी का रख ले। हम तो कह रहे हैं ओबीसी को रखो ना, हक दो ओबीसी को। नहीं, इसमें हक नहीं मिलेगा। 3 समय हम हिंदू होते, वोट डालना हो तो पहले नंबर के हिंदू। हमारे घर में आते ना मोहल्ले, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो गए, भागवत जी को वोट दे दिए, भागवत जी की पार्टी की सरकार बन गई, फिर कहो भागवत जी। थोड़ा गिनती के बारे में विचार करो, बड़ा बुरा लगता है। यूपी से कोई पटेल जी आए थे, कह रहे थे जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, हिजड़ों की होती है, ओबीसी की नहीं होती है। बड़ा दुख होता है, थोड़ा विचार करो गिनती के बारे में हमारे। तो भागवत जी का कहते जातिवाद फैलाना चाहते, दोबारा बोलोगे तो देशद्रोही घोषित कर दूंगा। दोबारा बोलेगा, बीजेपी आरएसएस का आदमी दोबारा बोलने की हिम्मत करेगा भागवत जी के सामने? बोलेगा देशद्रोही का सर्टिफिकेट देने की तो सारी पावर आजकल इन्हीं के पास में है, एजेंसी यही खोल रखे हैं, तो कल दे देंगे, तो अपना क्या होगा? तो ये जो हालात हैं कि वोट लेने के लिए हम हिंदू हैं, गिनती के लिए हिंदू नहीं है, संख्या में हिस्सेदारी के लिए हिंदू नहीं है, वोट के लिए हिंदू, फिर चंदा देने के लिए हिंदू। चंदा जा रहा है, महाराष्ट्र से भी जा रहा है, घर से तो जा ही रहा है, यहाँ से भी जा रहा है, उसके लिए हिंदू। और अगर मुसलमान से लड़ना हो हरी साहब, फिर तो हम ही लोग बलिया वाले हिंदू हैं। तो वो कहते भाई तुम ही आगे रहो, हम नहीं रहेंगे, हम पीछे ही हैं, तुम ही आगे रहो, तुम ही बहादुर आदमी है। क्यों ऐसा सोचते हम? 3.5% पहले से कुछ ऊपर नीचे हुआ तो पता चलेगा, और भी कमी आ सकती है, तो ये इनको ही आगे करो। मराठा आगे रहेगा, कुर्मी आगे रहेगा, तेली आगे रहेगा, माली आगे रहेगा, धनगर आगे रहेगा, बंजारा आगे रहेगा, ओबीसी की ही सारी जातियां आगे रहेगी, उन्हीं को ही आगे करते। तो ये 75 साल से खेला चल रहा है। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना, तब से हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान चल रहा है। इसमें 2 आदमी लड़ते हैं तो किसी एक का दोनों में से फायदा होता है। हम और मुसलमान अगर लड़ते हैं तो या तो हमारा फायदा होना चाहिए या तो मुसलमान का फायदा होना, दोनों में से एक का होना चाहिए ना। तो क्या हम लोगों ने आज तक समीक्षा किया कि क्या हमारा फायदा हुआ या मुसलमान का फायदा हुआ? इस वजह सच्चर कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी ज्यादा खराब है। अपने बारे में तो कोई रिपोर्ट आती ही नहीं, क्योंकि अपने बारे में रिपोर्ट आएगी तो अपन जागृत हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे तो उनके लिए सरदर्द बनेंगे, इसलिए वो अपने बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। और वो सच्चर कमीशन की रिपोर्ट मुसलमानों के बारे में आई तो पुरानी है।
अभी तो 8 साल मोदी जी का सरकार है, तो थोड़ा बहुत और भी खराब हो गए होंगे, अच्छे की तो कोई उम्मीद कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब यह है 75 साल में मुसलमानों को इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या हमको हुआ? अगर हम अपनी गिनती के लिए परेशान हैं तो फायदा कहाँ होगा? अगर हम अपनी गिनती के लिए परेशान हैं तो फायदा कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में एक दिन मैं भाषण कर रहा था, तो एक बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपकी बात ठीक लग रही है, मगर एक सवाल है। हमने कहा क्या सवाल है? कहा देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, इसके लिए क्या इलाज है आपके पास? हमने कहा यही इलाज तो सबसे ज्यादा जरूरी है, बाकी तो कुछ हो देश में ना हो, मगर ये जरूरी है। तो पहले तुम ये बताओ कि कितने मुसलमान आजाद भारत में देश के प्रधानमंत्री बने? हमारा चेहरा देखने लगे, तो मुझे पता चल गया कि उनको जानकारी नहीं है कितने मुसलमान आजाद भारत में देश के प्रधानमंत्री बने। क्योंकि अगर इतनी जानकारी हो जाए तो आदमी बजरंग दल छोड़कर किसी भी दल में जा सकता है, मगर बजरंग दल में नहीं जाएगा, बाकी किसी दल में जा सकता है। हमने कहा गूगल पर सर्च करो, तो सर्च किया, कहा एक भी मुसलमान नहीं बना। हमने कहा हम लोग कितने बार प्रधानमंत्री बन गए? एक भी मुसलमान नहीं बना, तो हम लोग कितनी बार बन गए? हम लोग भी नहीं बन गए। तो हमने कहा हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, ना हम बन रहे ना मुसलमान बन रहे। हमने कहा चलो कोई मुसलमान अभी भविष्य में इलेक्शन होने वाला है तो प्रधानमंत्री बनने की लाइन में है? कहा दिख तो नहीं है। हमने कहा तुम्हारा ये बोझा थोड़ा हल्का हो गया कि जहां से कानून बनता है वहां मुसलमान का कब्जा अभी तक नहीं हुआ, भविष्य में होने लायक कोई स्थिति दिख नहीं रही है, थोड़ा हल्का। अब दूसरा तुम ये बताओ प्रशासन में कितने मुसलमान हैं? कहा सर पता नहीं। हमने कहा कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है 79.2%, 80% तो ब्राह्मण जाति के लोग हैं, तो हम कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? इसका मतलब वहां भी नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों ने तय किया हम ही जज बनाएंगे। तो कुलकर्णी जी जोशी जी को फोन करते हैं कि जोशी जी आप जज बनाने जा रहे हो, हमारा ये भांजा है, थोड़ा ध्यान रखना उसका। तो जोशी जी बोलते हैं कुलकर्णी जी का जज बनाने का नाम